हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, 2 पार्ट पहले ही बन चुका है, बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, निश्चित रूप से उसे देखें। और आज का क्लास तो यार एकदम वेरी आईएमपी टाइप का होने वाला है। रीज़न ये है, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का उत्प्रेरकी गुण। आता है मेरे भाई? ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में मुख्यतः यूज किए जाते हैं। क्यों बताइए? कॉपर प्लस रंगहीन है, जबकि कॉपर 2 प्लस रंगीन है। क्यों आता है? डेफिनेटली। ठीक है, ये देखेंगे। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट, इसके चुंबकत्व गुण देखेंगे। संकुल निर्माण करता है, संकुल बनाता है। एक चैप्टर उपसंयोजक यौगिक अध्याय 9 पूरा संकुल है, तो वो संकुल यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व संकुल में केंद्रीय धातु आयन होते हैं। क्यों? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस जो है क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास भी अटेंड करें डेफिनेटली और बने रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के गुण में क्या चीज़? उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण। ठीक है, जो भी नंबर होगा आप लोग देख लीजिएगा, दे दीजिएगा, है ना? कौन से नंबर दे रहे हैं आए थे उसको देख लीजिएगा। कैटालिसिस प्रॉपर्टीज, तो क्या होता है लिखिएगा थ्योरी में, डी ब्लॉक के तत्व एवं इससे बने यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, जैसे बता दीजिए मुझे, अमोनिया निर्माण में, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में आप सबको पता है आयरन को हम लोग उत्प्रेरक के रूप में यूज किए थे, आयरन के चूर्ण को, और मॉलिब्डेनम को उत्तेजक के रूप में यूज किए थे कि नहीं किए थे? तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में। तो ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं बताइए? कौन से तत्व है? इस ब्लॉक के हैं कि पी ब्लॉक के तत्व हैं? दोनों बता दीजिए मुझे। अरे भैया, डी ब्लॉक के तत्व हैं दोनों के दोनों, है कि नहीं है? देखते हैं। आप सबको पता होगा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल निर्माण में प्लेटिनियम की पत्ती का यूज किए थे कि नहीं? और प्लेटिनियम किस कौन सा समूह का तत्व है? डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, तीसरा देख लेंगे। तीसरा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में आप सबको पता है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फाइट में कन्वर्ट होता है एट अ प्रेजेंट ऑफ प्लेटिनम के। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फ्यूरिक, कैसे दिमाग खराब लग रहा है यार? सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे लिखाएगा जी? सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के संपर्क विधि में। ठीक है, और अगर जानना चाहते होंगे तो आप सबको पता है वनस्पति तेल। ठीक है, तो उसका हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, तेल का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो होता है निकिल की उपस्थिति में, आप सबको पता होगा। तो ये सभी के सभी रासायनिक अभिक्रियाएं किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है? डी ब्लॉक के तत्वों या यौगिकों के उपस्थिति में। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट, आप ये भी बता सकते हैं नाइट्रिक अम्ल निर्माण में हम लोग एक चीज और यूज किए थे, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो वैनेडियम भी क्या है? ये देखो ना भैया, स्कूटी वीआईपी और कार महंगा, लोहा को निकालो क्योंकि जंग लग जाएगा। तो ये वैनेडियम कहाँ से आया बताइए मुझे? डी ब्लॉक का तत्व है। समझ में आ रहा है? अब लिखो कारण, लिखेगा कारण। कारण देना जरूरी है भाई, कारण देना एकदम जरूरी है, इसके बिना नंबर नहीं मिलता है। तो पहले लिखिएगा फर्स्ट कारण लिखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व अपने परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था का उपयोग करके माध्यमिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जो एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करते हैं। कौन सा? माध्यमिक यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? ये होता है। दूसरा, जिसकी मैं इसको एक एग्जांपल ऐसे आप बना सकते हो, रिएक्टेड। ठीक है, रिएक्टेड, और यहाँ हमारा रिएक्टेड के साथ में आ जाएगा कैटालिसिस। क्या चीज़? कैटालिसिस। और ये क्या बना लेता है डियर स्टूडेंट? आरसी बना लेता है। क्या बना लेता है? आरसी। और ये आरसी यही है हमारा माध्यमिक यौगिक कहलाता है। ये आरसी, फिर ये आर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? पी में, और हमारा सी जो है अलग हो जाता है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। आर किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। पी, ये आर क्या है यहाँ पे? रिएक्टेड है, अभिकारक है, वो उत्पाद में बदल जाता है, और ये कहलाता है माध्यमिक यौगिक। ठीक है, दूसरा कारण क्या है ये सुनिए। दूसरा कारण ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों में बाह्यतम कोश में या उपांत्य कोश में N-1 डी
उपांत्य कोश कौन सा कहलाता है? N-1D उपांत्य को कहलाता है। ये सब चीज मैं बता चुका हूं आपको, सब चीज पढ़ा चुका हूं। तो N-1D को हम लोग क्या कहते हैं? उपांत्य कोश कहते हैं। क्यों कहते हैं? जाके देखिएगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों के उपांत्य कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं, जिसके कारण ये आसानी से तत्वों के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चीज और लिखिएगा, इसके साथ ही साथ डी ब्लॉक के तत्व विस्तृत अधिशोषण के लिए, एडजॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है, अधिशोषण के लिए विस्तृत पृष्ठ उपलब्ध कराता है। इस कारण भी इसका उपयोग जो है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। क्योंकि आप याद कीजिए, अधिशोषण में ही मैं आपको कैटालिसिस पढ़ाया था, ढेर सारे प्रकार का पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो अचानक से उस अधिशोषण के टॉपिक पे उत्प्रेरक कैसे आ गया? और देखना जितने भी उत्प्रेरक हैं सब में देखना, सब में हमारा यही सब जो है डी ब्लॉक के तत्व ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये होता है डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज, पूरा उत्प्रेरकी गुण। चलिए देखते हैं अब इसका रंगीन और रंगहीन गुण, मतलब रंगीन यौगिक निर्माण। क्या है? रंगीन आयन या यौगिक का बनना। यहां से बहुत प्रश्न आता है यार, आयन या यौगिक का बनना, ठीक है। तो देखिएगा, डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक एवं आयन रंगीन होते हैं। जैसे कॉपर 2+ नीला रंग का होता है, ठीक है जी। Fe3+ लाल या भूरा रंग का, ठीक है। इसी प्रकार क्रोमियम 3+ जो है हरा रंग का होता है। तो इस प्रकार कुछ रंग है, उदाहरण रखिएगा, इसमें डाटा रहता है, कुछ एग्जाम्पल रहता है ना, तो उसमें हमको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो कारण देखिए, रीजन क्या है इसका कि ये जो है रंगीन यौगिक या आयन का निर्माण करते हैं। इसका कारण क्या है सुनो, डी ब्लॉक तत्वों के ऐसे, डी ब्लॉक समूह के ऐसे तत्व जिसके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो आयन हो या तत्व हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, रंगीन आयन या यौगिक का निर्माण करते हैं, रंगीन आयन या यौगिक का निर्माण करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से प्रोन्नत होकर उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में चले जाते हैं। बताऊंगा ये सब चीजें क्या चीज है, T2G कक्षक से, ठीक है। ये चलो ठीक ठाक मैं बना देता हूं आपके लिए, लिखना है लेकिन ना पूरा लिखना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व है तो डी में तो इतना ही रहेगा भाई, है ना। DXY DYZ DZX, ठीक है, T2G, और ये है हमारे EG, क्या है? EG है, EG DXY एंड D, ये लीजिए। और इनका जो एनर्जी गैप है दैट इज अ डेल E, ठीक है। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, ये मैं बताऊंगा ये सब चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, क्या चीजें हैं, बस अभी ये जानिए। T2G कक्षक, EG कक्षक, तो कौन शो करता है? रंगीन आयन या यौगिक कौन बनाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले तत्व या आयन जो है रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कम, जब उसको ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, प्रकाश के रूप में हो सकता है, विकिरण के रूप में हो सकता है, ताप के रूप में हो सकता है, जब उसको एनर्जी दी जाती है तो कम ऊर्जा वाले T2G कक्षक से प्रोन्नत होकर के, उत्तेजित होकर के कहाँ चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षक में चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब वह पुनः अपने EG कक्षक में आता है, कुछ समय पश्चात जब वह अपने पुनः कम ऊर्जा वाले कक्षक में आता है, तो जब आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी छोड़ेगा। भाई उसको एनर्जी दिए थे तो ऊपर गया, अब वो जब वापस नीचे आ जाएगा तो भाई स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? एनर्जी रिमूव करेगा। तो जो एनर्जी ऊर्जा मुक्त करती है, जब अपने पुनः पूर्व अवस्था में आती है तो ऊर्जा मुक्त करती है, तो वह ऊर्जा प्रकाश
प्रकाश रंगीन दिखाई देता है। भाई प्रकाश निकलेगा तो कोई ना कोई स्पेशल रंग का निकलेगा ना भाई, हो सकता है नीला निकले, लाल निकले, जैसे कि ये देखिए हरा निकले, ठीक है। तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, एनर्जी को रिमूव करता है। तो दैट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ कलर्स लाइक अ ग्रीन, ब्लू, रेड वगैरह वगैरह, ब्राउन्स। ओके, तो इस कारण हमें वो क्या प्राप्त दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। और इस संक्रमण को, प्रोन्नत होने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं डी संक्रमण। क्या बोलते हैं, डी संक्रमण, संक्रमण कहते हैं। क्यों कहते हैं डी संक्रमण? भाई वो डी कक्षक से, एक डी कक्षक से किस में जा रहा है, दूसरे डी कक्षक में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डी संक्रमण कहते हैं। संक्रमित होना, प्रोन्नत होना डी संक्रमण कहलाता है। समझ में आ गया? तो इतना चीजें जो है आपको लिखना है। अब चलिए समझते हैं ये चीज क्या चीजें हैं। ओके, चलिए इसी में देख लेते हैं क्या चीज। ये क्यूप्रस आयन रंगहीन है, जबकि क्यूप्रिक आयन क्या है, रंगीन है। क्यों? बहुत पूछता है इस प्रश्न को, बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यूप्रस आयन रंगहीन है, जबकि क्यूप्रिक आयन क्या है, रंगीन है। रंगीन है क्यों? अभी बताया ना, इसका रंग क्या है, नीला है, रंगीन है। तो कौन सा रंग है नहीं पूछता है, रंगीन है, बस इतना पूछता है क्यों, ठीक है। तो आपको कैसे जवाब देना है ये देखो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा और लिखते जाइएगा। कॉपर 29 होता है, 29 को भरिए, कैसे भराएगा, ऑर्गन सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं 18, ठीक है। 18 हो गया भैया। ऑर्गन जो है 3 कक्षा आता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4:3D, कितना हो जाएगा, 29 है ना, 29, 3D 9। लेकिन ये 9 ऐसा नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास असामान्य पाया जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये 10 हो जाता है और ये हो जाता है 1, होता है कि नहीं, होना चाहिए तो यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ आ जाता है 1 और यहाँ जो है 10, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। असामान्य व्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का असामान्य व्यवहार। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, मैग्नीज नहीं, क्रोमियम का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, ऐसे 4-5 जो है, मैं देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया सामान्य। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये क्या बना लेगा, 28 हो जाएगा और क्यूप्रस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे यहाँ से तो वो क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो कहाँ से निकलेगा ये बताओ मुझे, बाह्यतम कोश से निकलेगा, मीन्स दैट यहाँ से निकलेगा, बाह्यतम कोश से। डी से नहीं निकलेगा, एस से निकलेगा, क्योंकि बाह्यतम कोश कौन है, एस। अरे यार 4 है भैया, 4 यार बाहर है कक्षा, ये उपांत्य कोश कहलाता है, इसलिए तो उपांत्य कोश बोलते हैं। n-1 लिखते हैं इसको। अगर n का मान 4 है तो n-1 का मान क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, तो ये उपांत्य कोश है, ये अंतिम कोश है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ऑर्गन, ठीक है, 18 और ये हो जाएगा 4s0, 3D क्या हो जाएगा 10। थोड़ा सा इसका आप अच्छे से समझाना है, अगर 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, थोड़ा सा अच्छे से समझाना है तो थोड़ा सा लिख दीजिए ये, और D 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब यहाँ देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, सखा, बंधु, मित्र, क्या ये देखिए क्या चीज़ दिख रहा है आपको, यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी आप ग्रहण कौन करेगा और कौन प्रोन्नत होगा बताइए। कंडीशन अप्लाइड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कंपल्सरी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये जरूरी है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन प्रोन्नत होगा और सपोज दैट कि इसको तोड़ना चाहोगे तो ये डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, पूरा स्थायित्व प्राप्त है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको, बहुत ज्यादा। इस कारण ये जो है क्या होता है, रंगहीन होता है, रंगीन नहीं होता, रंगहीन होता है। रीजन ये कि प्रोन्नत ही नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कॉपर 2+ की, क्यूप्रिक बोलते हैं इसको। तो 27 हो जाएगा, और 27 हो गया मतलब आर्गन का 18 है कि नहीं। अब देखो कहाँ से निकलेगा, ये देखिए कहाँ से निकलेगा, ये देखिए ये हो जाएगा 4s0 और 3D 9। रीजन क्या है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ से किसी भी तरीके से आपने एक तो ये बनता नहीं है। रीजन मैं आपको जस्ट इसके पहले क्लास में बताया था, मैं जस्ट इसके पहले क्लास में बताया था। स्थायित्व अवस्था ये है, सॉरी ये है, ये कम बनता है। रीजन क्या है, आपको ये बनाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगेगी। अब हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हुआ कि नहीं। एस ब्लॉक में तो कुछ नहीं है, 4s खाली है, खाली पड़ा हुआ है, लेकिन 3D में भी हमारा जो है क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है,
एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है आ जाता है। आ गया जी, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी ग्रहण करेगा और ग्रहण करके भैया ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो कोई रंग छोड़ेगा, तो वही रंग हमको दिखाई देगा, दैट इज अ ब्लू कलर। समझ में आया? तो इस प्रकार आपको बताना इतना है मात्र कि क्यूप्रस आयन रंगहीन होता है क्योंकि क्यूप्रस आयन के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, अतः कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत नहीं हो पाता, जिस कारण यह रंगहीन होता है। इसके स्थान पर क्यूप्रिक आयन रंगीन होता है क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल में, एक डी उपकोश में एक अयुग्मित ऑर्बिटल होता है जो आसानी से ऊर्जा ग्रहण करके प्रोन्नत हो जाता है। ठीक है, प्रोन्नत हो जाता है, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रोन्नत हो जाता है, और जब वह पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर पर आती है तो वह क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसके कारण वह रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं वो जो स्पिल्ट हो रहा था, ठीक है, T2GeG, वो क्या चीज है देखते हैं। इसको देखा देखा लग रहा है, क्या लगना चाहिए, है ना? और नहीं देखे होंगे तो कोई टेंशन नहीं, समझ जाएंगे ये चीज़ क्या है। पूरा अध्याय 9 इसी पर बेस्ड है, ये जो है अध्याय 9 पर है पूरा। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनेट सामान्य अगर बोले तो, और ऐसा भी बोल सकते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, इसका नाम है। ये संकुल कहते हैं इसको, संकुल बताएंगे क्या कहते हैं, संकुल किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, फिलहाल अभी थोड़ा सा जान लीजिए, ज़्यादा नहीं जानना है थोड़ा। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो दिख रहा है, ये ब्रैकेट में जो दिख रहा है, छोटा ब्रैकेट में CN साइनाइड जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। मैं बताऊंगा, पूरा डेफिनेशन बताऊंगा क्या है, सब चीज़ जानेंगे, अभी बस थोड़ा सा देख लेंगे। लिगेंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये है केंद्रीय धातु आयन, कौन? आयरन। तो आयरन क्या है? डी ब्लॉक के तत्व है। तो एक्चुअल में ये होता है, देखो कि डी ब्लॉक के तत्वों में के उपांत्य कोश में N-1 डी में, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब उसके पास कोई ऐसा समूह आता है, जिसकी संयोजकता हमारे केंद्रीय धातु आयन अर्थात लिगेंड की संयोजकता से मिलती है, और वे दोनों साझा करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो होता क्या है, ये देखिए, जिसकी आयरन है, ठीक है। अब आयरन है भैया, ठीक है, इसका जब आप वो कराओगे, वियोजन कराओगे, तो ये क्या बनाएगा, Fe4+ बना लेगा, सॉरी यार 4+ बना लेगा, बोल रहा हूँ। देखिए ये कैसे हो जाएगा, आपको उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का FeCN6, और ये हो जाएगा 4- होगा कि नहीं। तो इसका अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो Fe साइनाइड का होता है, एक होता है डियर स्टूडेंट, एक का, ठीक है। तो यहाँ कितने टोटल 6 है, तो 6, एक का होता है -1, और ये है हमारा -4, तो ये हो जाएगा -6 तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2+। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इधर देखिए आयरन 2+ में देखिए, तो आयरन का हो जाता है 26, तो ये हो जाएगा 24 होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आर्गन 18, ठीक है, 4s2 एंड 3d कितना होना चाहिए, 6, 26 होगा। लेकिन यहाँ 2 निकल जाएगा, यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 जो है यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो बात नहीं बनी यार, इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल क्या होता है एक्चुअल में, ये देखिए 6 हो गए, इस प्रकार है, 6 है। अब होता क्या है, देखो जब इसके पास में जब साइनाइड आता है, साइनाइड आता है, तो साइनाइड कितने आ रहे हैं, 6 साइनाइड आ रहे हैं, कि नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या करता है एक्चुअल में, ये क्या करता है, उसको जगह देना चाहता है, रिक्त स्थान देना चाहता है। तो उसके लिए क्या करता है, इसके जो डी ऑर्बिटल्स है, पूरे डी है, इसमें DXY, DYZ ऑर्बिटल, DZX ऑर्बिटल, DX2Y2 एंड DZ2, इस प्रकार 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो वास्तव में ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिल्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिल्ट, या हिंदी में बोलते हैं विपाटन। तो जब कोई लिगेंड डी ब्लॉक, ऐसे तत्व
जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या ऐसे आयन, डी ब्लॉक के ऐसे आयन या तत्व जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास में जब कोई लिगेंड या समूह आता है तो उसके डी ऑर्बिटल, पांचों ऑर्बिटल 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं, 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं, जिसमें से एक समूह की ऊर्जा सामान्य से अधिक और एक समूह की ऊर्जा सामान्य से कम होती है। तो सामान्य से जो कम होती है डियर स्टूडेंट वो नीचे आ जाएगा, और सामान्य से अधिक होती है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जरूरी ये नहीं है, ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि हमेशा ये 3 ब्लॉक जो दिख रहे हैं आपको वो हमेशा नीचे आए और इसको हम लोग T2G बोले, ये आवश्यक नहीं है। और ये आवश्यक नहीं है कि EG हमेशा ऊपर जाए और 2 ब्लॉक ही ऊपर जाए। ये कभी कभी 2TG ऊपर चला जाता है, EG नीचे आ जाता है, तो कभी नहीं, इसके कारण से है, लेकिन वो कारण आपको अभी नहीं पता चलेगा। कक्षा 12वीं में मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, BSc करोगे, तो आपको वहाँ से अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। अभी टाइम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको समझाने के लिए। या जब मैं नीट वगैरह स्टार्ट करूँगा, हो सकता है खुद खास्त ठीक है, तब मैं इन चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि वहाँ जरूर आता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट, क्या चीज़, स्पिल्ट होना, विपाटित होना, ठीक है, जिसमें इस एक की ऊर्जा अधिक और एक की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टोटल आपका डेल ई, सॉरी, ठीक है, एक को T2G बोल देते हैं, एक को EG बोल दिया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है भैया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। इस प्रकार की विपाटित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब होता क्या है, एक चीज और थोड़ा देख लीजिएगा, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। एक और यहाँ पे 12वीं में हमारा एक और छोटा सा चीज है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। याद करने का फंडा ये है, विबग्योर सबको पता है, बैजानिही पिनाला, है ना, विबग्योर। तो आई इंडिगो जो है हमारे यहाँ नहीं है, तो विब आई नहीं है, ठीक है, वायलेट आई इंडिगो नहीं है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब किसी अयुग्मित युक्त डी समूह के तत्व पर या डी ब्लॉक के तत्वों पर जब कोई प्रकाश पड़ता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो वह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, विशेष प्रकार के रंग को अवशोषित कर लेता है। और वह जिस रंग को अवशोषित करता है उसके संपूरक रंग को वो जो है क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, परिवर्तित करता है। जो रंग को अवशोषित करता है उसके संपूरक रंग को परिवर्तित करता है, और वही रंग उस क्रिस्टल का या उस आयन का या उस तत्व का रंग होता है। संपूरक मतलब क्या होता है, उल्टा। तो जैसे कि कोई रेड को अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दिखेगा कैसे, ग्रीन दिखेगा, हमको कैसे दिखेगा, ग्रीन दिखाई देगा। यदि कोई वायलेट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें वो जो है येलो दिखाई देगा। यदि कोई ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें ऑरेंज दिखाई देगा, ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखाई देगा। तो ये एक चीज है डियर स्टूडेंट, इसको भी आप लोग बना सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये होता है रंगीन आयन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी।